वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आप सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वसंत पंचमी। तो आज लेकर आए हैं रीजनिंग का फर्स्ट मॉक रहेगा ये। ऐसे ही आपको मैथ्स का, इंग्लिश का एंड जीएस, यस, इन सब के मिलने वाले हैं। एंड ये है रीजनिंग का आपका लेक्चर नंबर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले उससे के साथ। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ कि हाउ मैनी। काफ़ी कम बच्चों ने इसे आंसर किया है, यानी इसको आप थोड़ा सा बाद में भी कर सकते थे, बट अगर आपको आता है तो ये मुश्किल क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। पहला तो ये कह रहा है कि 4 लेटर का मतलब आपने बनाना है। ये जो प्रोवर्ब आप देख रहे हो ना, इसके हमने लेने हैं। कौन कौन से लेटर बोल रखे हैं देख लो। लेफ़्ट टू राइट काउंट करना है कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड एंड फिफ्थ, इन सब को लेके एक लेटर को एक बार यूज़ करके मीनिंगफुल वर्ड बनाने हैं। तो सबसे पहला वर्ड है प्रोवर्ब है ना। अब इसमें देखो पहला लेटर है पी, दूसरा है आपका आर, तीसरा है ओ एंड पांचवा है ई। तो देखो टाइम बचाने के लिए मैंने पहले ही यहाँ पे कर भी रखा है, पी आर ओ एंड ई, ये 4 वर्ड हैं। अब अगर आपको आ गया पहली बारी पे तो आप सही कर सकते हो। अब ज़रूरी नहीं आपको तीनों वर्ड उस समय स्ट्राइक करें, तो आप इसको लास्ट में भी कर सकते हो। सो यू कैन गिव दिस क्वेश्चन, बाद में भी आप इसे कर सकते हो अटैम्प्ट। सबसे पहला देखो क्या वर्ड बन रहा है इसमें। एक तो बन रहा है पोर, ऑलराइट जी, पोर बन रहा है। एक बन रहा है आपका रेपो और एक रोप बन रहा है। तो पोर, रेपो और रोप बन रहा है एंड 3 इज़ द करेक्ट आंसर। अब ये भी नहीं कि 5 होगा, ऐसा नहीं कि मैक्सिमम वाला आपने चूज़ करना है 5 होगा, नहीं 3 है। तो आपको ये पता होने चाहिए कौन कौन से वर्ड्स बन रहे हैं। पोर, विपोर बन सकता है, रेपो बन सकता है एंड रोप बन सकता है। अब इसमें अगर एक बार भी आपने मान लो गलत दबा दिया, जैसे 5 दबा दिया, कुछ भी दबा दिया, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, -0.5 हो जाएंगे। तो 2 नंबर का सवाल और इधर आधा नंबर और कट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते थे, वेरी इजी क्वेश्चन इट वाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने कुछ नहीं करना, सम करना 38 का एंड 20 का सम करना है और फिर उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। रिजल्ट देखो क्या आएगा। ईजी है। 38 और 20 को ऐड करा 58 हुआ, 58 को फिर 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे 464, ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें जो है वैसे काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं, 54 सेकेंड ही लगने चाहिए थे इस क्वेश्चन को करने में। जैसे वो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसको करने में मुश्किल से 28 सेकेंड लगने का वाला बात थी, ठीक है। एंड पहले वाले में तो खैर ज़्यादा टाइम ले लिया। चलो नेक्स्ट इस पे आते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें आपको दे रखा है कि भाई 15 और 12 ए होता है। इनडायरेक्टली सीधा बोल देता कि ए 27 है, नहीं। और बी दे रखा है 1/9, बी 1/9 दे रखा है। देन आपसे पूछ रहा है कि ए परसेंटेज ऑफ बी जो है वो गिवन है आपको कि ए इंटू बी +1 जब करोगे वही आंसर आएगा, और वही आपसे पूछा जा रहा है। तो हमने करा ए इंटू बी, ए 27 है, बी से गुणा करोगे तो ये मतलब 9 3 27 हो जाएगा और 3 और 1 4 हो जाएगा, ईजी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। वेरी इजी क्वेश्चन है, इट इज़ ऑल्सो 28 सेकेंड्स में कर सकते हैं। देखो सबने कर लिया। 2 नंबर है, उनका रेशियो दे रखा है 9:8 और सम दे रखा है आपको 136। 2 नंबर है, उनका रेशियो है कितना, 9:8, सम है 136। तो या तो एक आपको, इसके काफ़ी वैसे तरीके होते हैं। एक तो ये कि भाई लास्ट में 136 चाहिए, इसका मतलब इन दोनों का जो सम है वो 136 होना चाहिए। तो आप या तो ऑप्शन से भी कर सकते हो। कैसे ऑप्शन से कैसे करोगे फटाफट। मान लो 36 है, यूनिट डिजिट में 6 हैं, तो 9 और 9 18 होता है। मतलब 9 में 9 जोड़ोगे तो 8 आएगा, तो ये तो कट हो गया। और 4 और 2 6 जोड़ोगे, ये हो सकता है। 6 और 2 8 जोड़ोगे, ये तो कट हो गया। और 4 ये भी कट हो गया, यानी ये बस पहले ही उसमें आ गया, पूरा जोड़ा भी नहीं अभी हमने। ईजी है। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। और भी ज़्यादा करना है तो 9 और 18 को जोड़ोगे तो कितनी आएगी, 17 यूनिट आ जाएगी। और 17 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, 136 के। तो 1 यूनिट कितना होगा, 8 के बराबर। और 8 नंबर 72 और 8 × 8 64। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैन कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन देखो इंटरेस्टिंग है, और अब आप समझना इस ध्यान से ज़रा।
कि मैन सेज दैट दिस वुमेन सन ब्रदर इज़ माई सन, देन हाउ इज़ द मैन रिलेटेड टू दैट वुमेन, है ना। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें हमने बेसिक से आपको बताया कि एक तो आप डिसाइड कर लो फटाफट से, ये वैसे बहुत ही 29 सेकंड्स में हो जाएगा क्वेश्चन। देखो एक तो आप इसमें क्या डिसाइड कर लो कि जैसे विमेन और आपको बॉयज़ का ना एक अलग सिंबल याद कर लेना है कि विमेन का आप हमेशा यही यूज़ करना, तो माइंड में ताकि आपको रट जाएगा, बार बार सिंबल चेंज मत करना कि विमेन मतलब सर्कल, मैन मतलब स्क्वायर। विमेन यानी गर्ल या फीमेल का जब भी सिंबल आएगा सर्कल करोगे, एक फिक्स कर लो अपना ट्रेंड यही रखना है, ठीक है। तो अभी हम आज ही फिक्स कर लेते हैं कि फीमेल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अब से फीमेल के लिए हम यूज़ करेंगे सर्कल और मेल के लिए हम स्क्वायर का वाला बॉक्स। इज़ दैट ओके? वेरी वेरी ओके। चलो तो अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना। अब जैसे विमेन है, विमेन का सन यानी बेटा, बेटा इज़ अ मेल पर्सन, सो विमेन का सन हो गया और उसका सन का ब्रदर हो गया, ऐसे बन रहा है सन का ब्रदर, ब्रदर इज़ अगेन अ मेल, ब्रदर इज़ माई सन, इज़ माई सन। माई कौन है यहाँ पे, मैन, मैन ही तो माई है, तो ये मैन का सन है यानी मैन इसके पापा हैं, इसके ब्रदर के। तो आपने बताना था कि कैसे विमेन जो है मैन से लिंक्ड है। भी कैसे लिंक्ड है, ये विमेन का बेटा है और ये मैन का बेटा है और दोनों आपस में भाई भाई हैं, दोनों आपस में भाई भाई हैं, तो यानी विमेन और मैन है, इसका भी ये इसका बेटा, इसका बेटा, तो विमेन और मैन क्या हस्बैंड एंड वाइफ ना हुए, सो हस्बैंड का रिलेशन होगा। इज दैट ओके? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 36 सेकंड का सवाल है और देखो 88% बच्चों ने सही भी कर लिया है कि पॉइंटिंग टू अ गर्ल, पॉइंटिंग टू अ गर्ल आना बस ज़रूरी है आपको लैंग्वेजेस की। एक विमेन कहती है दैट शी इज़ द डॉटर ऑफ माई मदर्स ओनली सन, हाउ इज़ द गर्ल रिलेटेड टू द वुमेन। मैं छोटा कर देती हूँ। इसमें ना आप क्या करो कोशिश, अभी इस डायग्राम को मत देखो, इधर देखो। इसमें आप क्या करो, जैसे जब नहीं आता तो पीछे से स्टार्ट करते हैं। जैसे लाइन ये ना कि शी इज़ द डॉटर ऑफ माई मदर्स ओनली सन, तो मदर है, मदर का ओनली सन बनाओ पहले। तो एक मदर है, फीमेल है, उनका ओनली सन, ओनली सन उनका इकलौता बेटा बना लिया, ये बन गया उनका इकलौता बेटा। तो मदर का ओनली सन यानी मदर हो गई, ओनली सन हो गया। अब इधर आ जाओ, डॉटर ऑफ माई मदर यानी डॉटर आया है, डॉटर ऑफ माई मदर। समझ लो, देखो क्या कह रहे हैं आप, इसको ज़रा कॉन्सेप्ट समझ लो कैसे करना है, क्वेश्चन को करना कैसे है बेसिकली, ये देखो। ओके तो क्वेश्चन को आपने ऐसे करना है, वो कह रहा है पॉइंटिंग टू अ गर्ल, पॉइंटिंग टू अ गर्ल, अ वुमेन सेज, a woman says that she is the daughter of my mother's only son. All right, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक गर्ल की तरफ एक वुमेन पॉइंट कर रही है, ठीक है। अब वो वुमेन कह रही है कि शी यानी वो जो गर्ल दिख रही है वो शी, यहाँ पे वो शी कौन है, शी है गर्ल, तो वो जो गर्ल है वो डॉटर है, गर्ल जो है वो डॉटर है। अच्छा देखो सबसे पहले गर्ल को ही बना लेते, चलो गर्ल जो है वो डॉटर है, किसकी डॉटर है वो तो बताओ, डॉटर है किसी की तो होगी यानी ऊपर, ऑफ माई, माई यानी विमेन की जो मदर है, माई कौन है, माई कौन है यहाँ पे, माई विमेन है, विमेन की मम्मी, तो जो विमेन है उनकी जो मदर है, उनकी भी मदर नहीं, ऑफ माई मदर्स ओनली सन, मतलब डॉटर किसकी है, विमेन की मदर की, समझ रहे हो, विमेन के मदर की। अब समझना अब इधर, अब आपको ये डायग्राम समझ में आएगा। देखो विमेन के मदर की, विमेन का जो जैसे डॉटर हो गया ना, यहाँ से हमने स्टार्ट किया माई, माई मदर की बात हो रही है ना, तो यानी विमेन के मदर की बात हो रही है। विमेन के मदर का जो ओनली सन है यानी विमेन का ब्रदर हो गया, देखा जाए तो विमेन का वो ब्रदर हो गया। उनकी जो बेटी है, उनकी जो बेटी है तो वो क्या लगी, वो विमेन की क्या लगी भाई, ये बताओ कौन लगेगी, सिंपल है।
ये देखो ना, जैसे विमेन है, इसके भाई की बेटी इसकी क्या लगेगी? डॉटर तो नहीं लगेगी, कज़न लगेगी क्या, सिस्टर लगेगी क्या? बिल्कुल नहीं, नीस होगा ना, नीस होगा। बिल्कुल सही है। आ जाइए 7th क्वेश्चन पे आते हैं। 90% बच्चों ने सही कर लिया, सिर्फ 48 सेकंड में। बस दिमाग की ज़रूरत थी। जैसे दे रखा था भाई $7 कुछ भी ऐसा ऑपरेशन करो कि 55 आ जाए कैसे भी। अब ऑब्वियसली 7 डिवाइड बाय 3 तो होगा नहीं, कैंसिल। 7 इंटू 3 21, वो भी कैंसिल। 7 + 3 10 होता है, वो भी कैंसिल। तो यहाँ क्या लग रहा है? यहाँ लग रहा है भैया 7 का स्क्वायर। यहाँ क्या लग रहा है भैया? 7 का स्क्वायर प्लस 3 जो है ना, 3 उसको 2 से गुणा करना है, तब 55 आएगा। यानी 7 का स्क्वायर तक 55 एक्चुअली दूर है, 55 तक पहुँचने का एक ही उपाय है 49। अब सिर्फ 49 में आप 3 जोड़ोगे तो काम बनेगा क्या? 49 के 50, 51, 52, 52 तक होगा भाई। 49 में अगर मान लो सिर्फ 49 में 3 जोड़ दूँ तो कितना होगा? 9, ये 52 हो जाएगा। पर हमें तो पहुंचना है 55 तक, यानी एक और बार 3 चाहिए, एक और बार 3 चाहिए। तो एक वो बन गया डॉलर का क्या हिसाब कि भाई 7 का स्क्वायर इधर देखो, +3 × 2, 49 + 6 हो गया आपका 55। दैट्स योर आंसर। ईजी, ग्रेट। नेक्स्ट आ जाओ। मान लो $6 है, ये 40 दे रखा है। अब कर सकते हो क्या आप? अब क्या करोगे? अभी 6 जो है, 6 का स्क्वायर कर दोगे, 6 का स्क्वायर कर दोगे, फिर 2 को 2 से गुणा करोगे यानी 4। 6 का स्क्वायर 36, 36 में 4 जोड़े 40। ऐसे ही अब $8 3 आपसे पूछ रहा था, तो 8 का स्क्वायर हुआ 64। फिर तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, और 3 दूनी हुआ 6, यानी कि 6 और 4 10, यानी आगे 70, और 70 आ गया आपका आंसर। बस नेक्स्ट आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में, ये भी इजी सवाल है, 47 सेकेंड में होने वाला है। 98% ऑलरेडी सही कर चुके हैं इसे। क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ईच लेटर इज असाइंड अ यूनिक डिजिट। सही बात है, यूनिक डिजिट है, और सेम लॉजिक सामने बताना है। जैसे नॉइस का दे रखा है ये, सैट का दे रखा है ये, स्टोन पे आते हैं। तो जिसका पूछा है हम डायरेक्ट उस पर आते हैं, टाइम बचाना है ना। एस का ढूंढो। एस आ कहाँ पर रहा है? सैट में आ रहा है, आ रहा है। तो सैट में एक तो 9 है, 8 है, 6 है, और वैसे भी यहाँ सब में 9 से स्टार्ट हो रहा है, यानी एस का तो मिल गया 9। ओके, टी पे आओ। सैट में टी है, टी का भी दे रखा है यानी 6। इसका मतलब जो अंदर ए बचा उसका क्या है? ए वैसे काम का है भी नहीं हमारे, छोड़ो उसे। ओ पे आ जाओ। तो अब नॉइज़ में हमें एस का पता चल गया क्या? 9 है। अब 4 ऑप्शन है आप पे, 2 5 4 1। सीधा सीधा जो है ना आपको वही उठाना है। ओ का 5 ही है क्योंकि डायरेक्ट ही यहाँ पे हिसाब है, और एन का 2 ही है, और ई लास्ट में ई का 1 ही है। सिंपल है यार, वेरी इजी। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, आपने इसमें बताना है कि कौन सा टर्म रॉन्ग है, और रॉन्ग है तो सही क्या होगा, क्या सीरीज बैठ रही है। चलो दिमाग लगाते हैं। मान लो 3 × 6, 3 दूनी 6, ये बैठ रही है क्या? तो फिर यहाँ पे तो 6 दूनी 12 होना चाहिए था, और फिर यहाँ 11 दूनी 22 होना चाहिए था, फिर यहाँ 18 दूनी 36 होना चाहिए था। ऐसे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ये तो नहीं बैठ रहा। ओके, फिर क्या बैठेगा भाई? 3 के पास 4 5 6, 3 में 3 जोड़ूँ? नहीं, 6 में 3 जोड़ूँ 12, 11 में 3 जोड़ूँ 15, है ना। अगर आप बोलो कि भाई 12 में से एक चला गया, एक बारी को 11 ले लेते हैं, पर यहाँ 15 में क्या करोगे फिर? तो ये सीरीज़ बैठ रही है क्या भाई 15 में? जैसे अगर आप लोग सारे दिमाग लगा के चलो कि एक बारी को बोला जाए कि भाई 3 और 3 होता है 6, 3 और 3 आपका यहाँ पे आता है 6। ध्यान से देखो, 3 और 3 तो 6 हो गया। फिर 11, 11 में 3 जोड़ोगे तो, सॉरी 6 में 3 जोड़ोगे तो 9 नहीं होगा? 6 में 3 जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा, 6 में 3 जोड़ोगे 9 हो जाएगा, एंड 9 में फिर 2 जोड़ोगे फिर 11 होएगा। तो यानी कुछ पैटर्न बैठ नहीं रहा है। अभी फिर क्या करें? तो कोई बात नहीं भाई, पैटर्न वैसे नहीं बन रहा है ना, तो आपको पता है नंबर सीरीज सॉल्व करने का जो सबसे ईजीएस्ट वाली बात होती है वो यही है ना, कि अभी पैटर्न नहीं बन रहा। बट वैसे तो ये है कि आप डिफरेंस ले सकते हो, नंबर सीरीज़ के लिए आप डिफरेंस मेथड का प्रयोग कर सकते हो ना।
बस वही प्रयोग कर देते हैं, डिफरेंस मेथड यूज़ कर लेते हैं। क्या करो, डिफरेंस निकाल के देखो सबका। 6 और 3 में कितने का अंतर, 3 का। 11 6 और 6 में कितने का अंतर, 5 का। 18 और 11 में कितने का, 7 का। 9 में से 8 गए, 1 2 में से 1 गए, 11। ओके, 12 में से 9 गया 3, एंड 3 में से 2 गया 1, यानी 13 का। तो ये दिखने से ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे 3 के 5, 5 के 7, अगर सिर्फ ऑड नंबर करते तो उस हिसाब से अब नेक्स्ट 9 होता, पर ऑड तो नहीं है ये। इसका मतलब फिर ये क्या है, इसका मतलब ये तो प्राइम नंबर्स की सीरीज़ है। प्राइम नंबर्स ऐड हो रहे हैं, और प्राइम नंबर ऐड हो रहे हैं तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए था, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा। हाँ जी, तो अब बताओ 42 में 17 जोड़ोगे तो ये 59 नहीं आएगा, तो इसका मतलब लास्ट वाला ही रॉन्ग है, यही आंसर है। ओके, आप देख भी सकते हो, यही है आंसर, बिल्कुल ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल पे। और क्वेश्चन की लैंग्वेज ही यही थी कि फाइंड द नंबर दैट ब्रेक्स द पैटर्न। आपने बताना कौन सा नंबर पैटर्न को ब्रेक कर रहा है, तो यही है 58 नहीं 59 होगा। अब मान लो ऐसे भी हो सकता था कि अगर जैसे 3 है, 6 है, 11 है, 18 है, उसके बदले यहाँ 28 लिख देता, यहाँ 42 यहाँ 58, तो भी तो आपका पैटर्न ब्रेक करने वाला तब कौन होता, तभी 28 हो जाता। तो पैटर्न आपने मेन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 60% बच्चों को याद आता एंड इसमें 59 सेकेंड ही लगेंगे। इजी क्वेश्चन है, कैसे, उसके लिए मेन आपको ना आने चाहिए, ये वाला क्वेश्चन करना है तो आपको आने चाहिए क्यूब्स, कम से कम होना हो 1 से 20 तक तो आने ही चाहिए क्यूब्स। अभी देखते हैं क्यूब्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैं आपको क्यूब्स ही दिखाती हूँ। आइए 20 तक के क्यूब देख लेते हैं। पहला क्यूब देखो, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216 216, 7 का 3 4 3, ऐसे याद कर लो, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744, एंड आप बताओ डायरेक्ट इसमें आएगा ना सवाल, 3375 4096 4913 5832 6859 एंड 8000। तो ये 1 से 20 तक के क्यूब याद करने वाली बात है, 1 से 20 तक के क्यूब आने ही चाहिए। यहाँ आप खुद देखो, आपसे एग्जाम में कौन कौन से पूछ रखे हैं डायरेक्ट। अब आप देखो, ये जो है ये आपका किसका क्यूब दे रखा है भाई, 11 का क्यूब दे रखा है, सिंपल सी बात है। ये किसका दे रखा है, 4913, 4913 है क्या कहीं यहाँ पे है, ये किसका है, किसका है भाई बताओ। 4913 जो दे रखा है किसका है, 17 का है ना, 17 का है, बोलो। ये 18 का है, 18 18 और 2197 ये आपका 13 का है। तो आप बोलोगे कि सब तो सेम है, फिर इसमें अलग बात क्या है जो हम ऑड वन आउट बताएं। तो देखो ये 11 का है, 11 एक प्राइम नंबर है, 11 इज़ अ प्राइम नंबर, उसका दे रखा है तो ये तो ठीक है। ऐसे ही 17 इज़ अ प्राइम नंबर, उसका दे रखा है। 13 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर, बट क्या 18 इज़ अ प्राइम नंबर, नो इट्स नॉट अ प्राइम नंबर, सो इट्स ऑड वन आउट ना, दैट्स वाई। है तो सारे क्यूब ही, पर अब पॉइंट की बात है कि आपको क्यूब याद हुए हैं, क्या आपको क्यूब याद हुए हैं इस क्वेश्चन से या नहीं। दोबारा बोल देते हैं, एक बार दोबारा करते हैं। 1 8 1 8 27, ये तो याद हो गए। 1 8 27 64 125, पहले 5 याद हो गए, ओके। 6 से 10 तक 216 314 512 729 1000, 216 343 512 729 1000। ओके, 11 से लेके आगे तक के 11 का 1331 1331, 11 के, क्योंकि देखो ना क्यूब का यही हिसाब है कि एक का अगर आप क्यूब करोगे उसकी यूनिट डिजिट का तो एक ही आएगा, तो 1331। ऐसे ही 2 का क्यूब में 1728 1728, 12 है ना, तो 2 का क्यूब 8 आ रहा है, तो 1728 2197 2197, ये आपका पड़ा 13 का। फिर 14 का 2744 2744, फिर 15 का 3375 3375,
फिर अब देखो 14 का 4096 4913, ये आपका पड़ा 15 का, नहीं 15 का क्यों, ये 17 का पड़ा, सॉरी ये 17 का पड़ा, ये 17 का पड़ा, ये 16 का पड़ा, ये 17 का पड़ा कि 4913, 18 का 5832, 19 का 6859 और ये 20 का। तो ये आपने अब याद करनी है, कुछ भी हो जाए ये तो याद करोगे ना, एक ही तो याद करने वाला काम है इसमें, क्यूब याद करने हैं। आज का यही आपका होमवर्क है, आपने अच्छे से करना है। फिर से एक बार मैं इसी क्लास में आपको करा देती हूँ, एक बार फिर से देख लो। 1 8 27 64 125, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, उसके बाद के नहीं आते होते। 6 का 216, 7 का अब आ गया आपको, 6 का हो गया 216, 7 का हो गया 314, 8 का हो गया 512, 9 का हो गया 729, 10 का हो गया 1000, 11 1331, 12 1728, 13 2197, 13 से याद करना स्टार्ट को, 13 का 2197, 14 2744, 15 3375, 15 तक हो गए। 16 का देखो 4096, 16, देन 4913, 17 5832, इसका मतलब आना चाहिए था ना बच्चे को, तभी तो जल्दी करेगा। 18 का क्यूब, और दिमाग भी तभी जाएगा नंबर को देख के, पढ़ा ही नहीं तो कैसे जाएगा। 6859 किसका हो गया, 19 का हो गया, या 19 का क्यूब हो गया, क्योंकि 19 का क्यूब कैसे, जैसे 9 का क्यूब होता है ना 7 to 9, ऐसे ही 9 9 81, 81 इंटू 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है कि रे पी जो है वो सन है क्यू का, तो क्यू बनाया बॉक्स में, पी है सन, पी सन है क्यू का, तो ये भी आपका बॉक्स में आएगा, यहाँ गलत हो गया, ये भी आपका स्क्वायर में आएगा। एंड क्यू जो है वो सिस्टर है। अच्छा, इधर हमने सिंबल अपोजिट ले लिया बेसिकली, कोई नहीं। अभी अगर आप उस सिंबल से देखो कि क्यू जो है, हमने क्या मान रखा है, हमने अभी जो मान रखा है कि क्यू जो है वो सिस्टर है, सिस्टर है किसकी, आर की सिस्टर है। सो क्यू सिस्टर है आर की, आर के बारे में नहीं पता। एंड पी जो है उसका बेटा है, तो ये क्या होगा इनका बीच में रिलेशन, फादर तो होगा नहीं, ओब्वियसली नॉट, अंकल भी नहीं, ब्रदर भी नहीं, नेफ्यू, नेफ्यू तो होगा ना। पी रिलेशन पी का पूछा तो आप बताओगे भी तो पी के बारे में, नेफ्यू कोई आर थोड़ा ना पी का, पी आर का नेफ्यू है। ओके, नेफ्यू नहीं, समझ गए। नेक्स्ट पे आप, नेक्स्ट आपने करना है ऑड वन आउट बताना है। देखो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल है, टी वाई आर है। जैसे इसमें आप लेके चलते हो ना 20 20 25, आर है 18, तो ये 20 और ये 5 व 25, एंड 20 में से 2 गए 18, ऐसे ही। जी एल ई का भी देख लो, जी है आपका 7, एल का है 12, ई है 5, 7 और 5 12, और 7 में 2 गए 5, ठीक, सेम सेम हो गए। वी का हुआ है 22, ए है 1, एंड ये है 20, तो 2 घटे 5 बड़े, यही आएगा क्योंकि 27 और 1 एक ही बात है। बट ये डीएनए वाला नहीं आएगा, क्योंकि डीएनए का देखो ना खुद का 4, फिर 14, फिर 1, कोई मैच ही नहीं है, कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 1 मिनट लगा, आसान है, 2 मिनट का कर लिया, इजी है, यू कैन डू इट। यहाँ देखो न्यूमेरिकल दे रखा है और ये उसका अपोजिट करके, तो इसमें हो क्या रखा है, इसमें से न्यूमेरिकल है ना, उसने उसमें क्या कर रखा है, न्यूमेरिकल एक समझ लो। चलो न्यूमेरिकल यहाँ से देख लो, एल्गोरिदम वाला लिख दूंगी। न्यूमेरिकल में क्या हो रखा है, जैसे ये 4 शब्द इधर हो गए एंड ये इक्वल इधर हो गया। अभी बीच वाला आर एज इट इज़ है, बीच वाला आर एज इट इज़ है, 4 इधर से बांटे, इधर से बांटे, ये इधर बांटा, ये बांटा, आर फिक्स है, आर आर तो हो गए सेम। बट यहाँ न्यूमेरिकल में ये ई एम है ना, ई एम एक तो आगे लिखा और ऊपर से ई पहले लिखा, एम बाद में लिखा, ई एम हो गया। ऐसे ही एन यू है, एन यू का इनने यू एन कर दिया, एन यू का यू एन कर दिया। अब ऐसे ही इक्वल है, आई सी है, आई सी को सी आई कर दिया, एक तो जगह बदल दी, ऊपर से सी आई कर दिया। फिर ए एल को एल ए कर दिया और ऊपर से जगह भी बदल दी। सेम काम एल्गोरिथम वाले केस में आप लोगों ने करना कैसे, 4 ये बांट दिया, एल्गो अलग बांट दिया, आर ऐसे ही रहोगे बीच में, ये इदम बांट दिया अलग से।
अब एल्गो में आप क्या करोगे ना, एक तो जियो को आप क्या लिखोगे, एक तो ओ जी कर दोगे, जियो को ओ जी कर दोगे, यानी इधर ले आओगे ओ जी। ऊपर से ए एल को एल ए कर दोगे, ए एल को एल ए कर दोगे, तो यहाँ से आपका मिल जाएगा आधा, तो कि एक तो ओ जी एल ए यहाँ पे, एक ओ जी एल ए यहाँ पे, बाकी ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गए। अब आ जाओ नेक्स्ट, ओ जी एल ए आ रहा है, ओ जी एल ए आ रहा है। अब ऐसे ही आई टी एच एम है ना, इसको आपने उल्टा करके लिखना है। एक तो एच एम को क्या लिखोगे, एम एच, और एक तो आई टी को क्या लिखोगे, टी आई, तो एम एच टी आई, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। इन अ रो ऑफ 52 मैगजीन्स, 52 मैगजीन्स की रो में क्या हो रहा है कि 52 मैगजीन्स की रो दे रखी है। जो मैगजीन ए है वो 15th है फ्रॉम द लेफ्ट, और जो मैगजीन बी है वो 20th है फ्रॉम द राइट। तो बताओ कितनी मैगजीन लाई करेगी ए से बीच में। ठीक है, अब इसमें आपने क्या करना है भैया, कहने का मतलब क्या है कि टोटल 52 मैगजीन्स की रो है, 52 मैगजीन्स की रो है। अब ए जो है वो 15वें नंबर पे है फ्रॉम द लेफ़्ट से 15वें नंबर पे ये ए खड़ा है, एंड बी जो है वो 20th है फ्रॉम द राइट पोजीशन। तो अब आप बताओ कि ए और बी के बीच में कितने लाई करेंगे वाली बात हो गई। सबसे पहले ऐसे में आपको ए की साइड से पोजीशन का पता करना पड़ेगा ना। ए की साइड से पोजीशन मतलब भाई अगर लेफ़्ट की बात कर रहे हैं तो ए की तो लेफ़्ट से पता है कितनी, 15 है, तो लेफ़्ट में ए की जो पोजीशन है वो कितनी है भाई, 15वें नंबर की पोजीशन है। ऐसे ही अब बी की निकाल लेंगे हम लेफ़्ट से। कैसे निकाल लेंगे बी की लेफ़्ट से, ये देखो बी की जो है वो दे रखी है 20th पोजीशन फ्रॉम द राइट। अब लेफ़्ट से निकालनी है तो कैसे आएगी, यहाँ देखो, अब आप देखो ज़रा इस चीज़ को समझो कि बी की लेफ़्ट से निकालोगे, कैसे निकालोगे भाई, 52 टोटल मैगजीन से रखी है, उसमें से 20 माइनस कर लोगे तो आपको क्या लग रहा है, लेफ़्ट की आ जाएगी। 52 में से 20 माइनस कर लिया, पर बी जिस जगह पे खड़ा है वो 20th पोजीशन फ्रॉम द राइट साइड है, तो इसलिए आपको +1 ज़रूर करना है, +1 ज़रूर करना है, यानी 33वीं पोजीशन होएगी। अगर आप लेफ़्ट से काउंटिंग करोगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे में 33वीं पोजीशन होगी इसकी लेफ़्ट से। आई होप आपको ये पॉइंट तो क्लियर ही है। चलो, तो अब नंबर ऑफ़ मैगजीन्स हमें बिटवीन देम निकालनी है, तो बिटवीन देम यानी कि क्या 33 में से सिर्फ 15 माइनस कर दूँ तो बिटवीन वाली आ जाएगी, बिचौलिया नहीं, एक और आपको माइनस करनी पड़ेगी भाई। 15 तो हमने वैसे माइनस कर ली, 33 में से आपको 15 नहीं, आपको एक जोड़ के माइनस करनी है, यानी कि 16 माइनस करनी है, तो तब जाके आपका कुछ आएगा। नहीं 16 नहीं, जैसे 33 में से 15 माइनस कर दो, एक मतलब घटा के, आई एम सॉरी, 33 में से आपको यानी नहीं 33 में से जैसे 15 है ना, एक जोड़ के यानी 15 नहीं 16 माइनस करनी है आपने। कितनी, 16 माइनस करोगे तो ये आपका आएगा 7 भाई। 13 में से 6 गए 7 और 2 में से 1 गया 1, 17, और यही आपका आंसर है। 15 मत कर देना, गलत मत करना, 15 नहीं है, 17 आंसर है। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को और डिटेल में भी लेंगे लास्ट में। नेक्स्ट देखो, काफ़ी आसान सी एक एनालॉजी है कि NRP दे रखा है, PTR दे रखा है, XYZ। तो भाई N का नंबर आपको पता ही है 14 होता है, 14 है, ये P 16 हो गया 2, R 18 है, ये 20 हो गया, ये 16 है, ये 18 हो गया, आसान है। XYZ में आप देखोगे तो भाई XYZ है, X 24 है तो 2 जोड़ोगे तो तुम्हारा 26 हो गया, ये 25 है तो 2 जोड़ो 27 हो गया, ये 26 है तो 28 हो गया, ZAB। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये देखने वाला क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है ये। वैसे ये कर चुके हैं बच्चे, 58 सेकेंड्स में कर चुके हैं इसे, 84% बच्चा कर चुका है इसे। चलो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ईच ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड स्टेमिना, ईच ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड स्टेमिना, इसको ध्यान से सुनना आप, एक एक ये लाइन बाय लाइन पढ़ने वाली चीज़ थी। इज़ अरेंज्ड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मतलब कि पहले यहाँ ए, फिर ये ए एंड ए हो गया, यहाँ पर आपको पता है ए हो गया, फिर आई हो गया, देन वी हैव एम आएगा 13वें नंबर पे एम आएगा, जैसे 9 हो गया, ये 13 हो गया, 14 हो गया, देन 13, देन 14,
एंड देन ये 19 S आएगा एंड देन फिर T आएगा। ठीक है, तो पहले अरेंज कराया गया अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में और फिर बताया गया कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के हिसाब से बताना है, जो बिटवीन द लेटर दैट इज़ फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट, that is first from the left and one that is fourth from the right in the new letter cluster form। अब न्यू लेटर का क्लस्टर कौन सा बना है? न्यू लेटर क्लस्टर ये तो बना है, क्या बना है? ए आई एम एन एस टी। ठीक है, ध्यान से बस पढ़ने वाली चीज़ थी। तो ए पहला लेटर फ्रॉम द लेफ्ट वो ए ही है आपका, एंड द वन दैट इज़ फोर्थ फ्रॉम द राइट, ध्यान से पढ़ो, दैट इज़ वन फ्रॉम फोर्थ फ्रॉम द राइट, दैट इज़ 1 2 3 4 यानी एम आ गया। सो ये फोर्थ फ्रॉम द राइट है। तो भाई ये एक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में ये एक है, ये आपका एम कितना है? 13 है। 13 में से एक गए तो 12। अब 12 भी ऑप्शन में हो सकता था, 12 नहीं दबाना है। क्यों 12 नहीं दबाना है? वर्ड को ध्यान से पढ़ो कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन कितने होंगे भाई? खुद तो 13वें नंबर पे आता है, खुद 1 नंबर पे आता है, तो बिटवीन मेनी बी सी डी, बिटवीन कितने होंगे? 12 नहीं होंगे, 11 होंगे। कितने होंगे? 11 होंगे ना। बिटवीन की बात कर रही है, इस शब्द को भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ आपको ऑप्शन में 12 दे के कन्फ्यूज़ कर सकते थे पर नहीं करा, अच्छी बात है। कम टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहाँ पे आपको एड्रेस दे रखे हैं और आइडेंटिकल बताओ इनमें से कौन से एक दूसरे का आइडेंटिकल है। अब देखो 3 5 वाला तो ऐसा कोई नहीं है। अब या तो पहला जहाँ भी ऑप्शन है ये तो कट मार दो। अब यही ऑप्शन बचे हैं, संजीव चौहान। ठीक है, 3 5 यहाँ तक ठीक चल रहा है। लोटस एनक्लेव ठीक चल रहा है। स्पेलिंग कोमा, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली यहाँ तक ठीक चल रहा है। अभी देखो 20208 यहाँ तक भी ठीक चल रहा है। अब लास्ट में 012 यानी ऑप्शन नंबर 2 एंड 4 ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ आपको क्या करना है, जैसे 2 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। आइडेंटिफाई द अजम्पशन, इंस्ट्रक्शन पढ़ लो। दैट मस्ट होल्ड फॉर द स्टेटमेंट टू बी वैलिड। अजम्पशन को आइडेंटिफाई करो और बताओ कि स्टेटमेंट वैलिड होनी चाहिए। ठीक है जी, बताना स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट पढ़ना ज़रूरी है। स्टेटमेंट कहती है द डिस्कवरी ऑफ एक्सोप्लैनेट्स। द डिस्कवरी इंग्लिश पढ़नी आती थी। द डिस्कवरी ऑफ एक्सोप्लैनेट्स इन हैबिटेबल जोन्स अराउंड डिस्टेंट स्टार्स। द डिस्कवरी of exoplanets in habitable zones around the distant stars has provided exciting prospects for the search of extraterrestrial life, yet the vast distances and the technological limitations pose significant obstacles to direct exploration। यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है, सिंपल सी बात है, द डिस्कवरी ऑफ एक्सोप्लैनेट्स की जो डिस्कवरी है इन हैबिटेबल जोन्स, जब एक्सोप्लैनेट्स की डिस्कवरी है हैबिटेबल जोन्स में अराउंड डिस्टेंट स्टार्स में, वो प्रोवाइड करती है एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट्स को, ताकि हम सर्च करें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में। द वास्ट डिस्टेंसेस और टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन जो है अभी भी हमें खैर ऑब्स्टेकल देती है, भाई डिस्टेंस का चक्कर है। अजम्पशन बताओ। पहला अजम्पशन कह रहा है कि एक्सोप्लैनेट लोकेटेड इन द हैबिटेबल जोन्स मे हैव द पोटेंशियल टू सपोर्ट लाइफ। वो कह रहा है कि एक्सोप्लैनेट जो हैबिटेबल जोन्स में हैं, इन हैबिटेबल जोन, उन पर पोटेंशियल है कि अभी भी वहाँ पर लाइफ जो है वो पोटेंशियल है लाइफ को सपोर्ट करने का। हाँ जी है, बिल्कुल है, सही जवाब है। दूसरा कह रहा है कि जो करंट टेक्नोलॉजी है वो इनसफिशिएंट है क्योंकि वो डायरेक्टली एक्सप्लोर करने के लिए। हाँ, करंट टेक्नोलॉजी की लिमिटेशन है, तभी तो उसने बोला कि वो ऑब्स्टैकल क्रिएट कर रहा है, तो ये बात भी सही है, ये अजम्पशन करना भाई सही बात है, मैच भी कर रहा है। नेक्स्ट देखो, डायरेक्ट एक्सप्लोरेशन, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट आप एक्सप्लोर कर रहे हो एक्सोप्लैनेट्स, विल बी अननेसेसरी
इफ़ वी डिटेक्ट द साइंस ऑफ लाइफ रिमोटली। ये कैसी बात हुई? ये तो बात सही नहीं लग रही है assumption, तो ये गलत है। आइए आंसर पढ़ते हैं। तो 50% का बच्चों ने सही किया। आइए पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एक्सोप्लैनेट लोकेटेड इन हैबिटेबल जोन हैव द पोटेंशियल टू सपोर्ट लाइफ। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो डिस्कवरीज हैं वो ऑफर कर रही हैं एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट्स, तो ये जो है आपकी लाइफ को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा कह रहे हैं कि करेंट टेक्नोलॉजी जो है वो इनसफिशिएंट है। सो ये भी मेंशन कर रही है बात की टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन है, ये भी सही है। नेक्स्ट जो कह रहे हैं कि डायरेक्ट एक्सप्लोरेशन जो है वो अननेसेसरी होगा अगर हम डिटेक्ट करेंगे साइंस ऑफ लाइफ रिमोटली को, तो ये तो इम्प्लाई कर रहा है आइडिया ही अलग है। ऐसा ये मेंशन कर रहा है कि डिफ़िकल्टी है इन द डायरेक्ट एक्सप्लोरेशन, नॉट दैट इट्स अननेसेसरी। अननेसेसरी नहीं है, डिफ़िकल्टी है ढूंढने में, बट ढूंढना ही अननेसेसरी है, ऐसा तो बात यहाँ कहीं नहीं कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट में स्टेटमेंट दे रखा है, ऐसी अजम्पशन का बताना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है कि most of the farmers in the region depend on the monsoon rains for irrigation। हाँ, सही बात है कि बहुत सारे फार्मर्स, सिर्फ 21% बच्चे सही कर पाए हैं। देखते हैं क्यों ऐसा। वे बहुत सारे फार्मर्स जो हैं रीजन के अंदर वो डिपेंड करते हैं मॉनसून रेंज पे इरिगेशन के लिए। बहुत सारे फार्मर्स को यही रहता है कि वो उनकी डिपेंडेंसी हमेशा यही रहती है, मॉनसून रेंज पर ही डिपेंड रहते हैं इरिगेशन के लिए, ऐसा ये कह रहा है। तो हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो रीजन है डज नॉट हैव द प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन स्ट्रक्चर। ये इस बात से हम ये थोड़ा ना कंक्लूड कर सकते कि रीजन पे इरिगेशन का प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। मोस्टली उसने बोला है इन द रीजन डिपेंड ऑन मॉनसून रेंज, ऐसा तो नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट तो भैया गलत है। दूसरा कि एक वीक मॉनसून से एग्रीकल्चरल आउटपुट कम हो सकता है, इसलिए भाई मॉनसून ठीक ठाक नहीं होगा तो इसलिए एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये आप फिर भी कंक्लूड कर सकते हो। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड। भी पहला जो कह रहा था कि मोस्ट फार्मर्स डिपेंड ऑन मॉनसून रेन डज नॉट प्रूव दैट कि रीजन एंटायरली लैक द इरीगेशन सिस्टम। देयर कुड बी सम इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सफिशेंट हो या अफोर्डेबल हो या प्रॉपर ना हो, पर हाँ हो सकता है। तो पहले की पॉसिबिलिटी तो है ना, तो आप ऐसी कंक्लूजन नहीं दे सकते हो। दूसरा फॉलो करता है क्योंकि फार्मर मॉनसून पर रिलाई करते हैं और तभी उनका एग्रीकल्चर अच्छा होता है। नेक्स्ट से कोई इजी सा है, सबने कर लिया है। अब आपको ऑब्वियसली ये देख के तो पल्ले नहीं पड़ रहा होगा भाई ये 3 है, 13 है, 31 है, 57 है, इसका क्या करा जाए, 91 है, इसका क्या करें। कोई 13 की टेबल भी नहीं बन रही है। टेबल तो नहीं बन रही। सबसे पहले कुछ भी ना समझ आए डिफरेंस लगा लो, डिफरेंस मेथड। 11 में से 7 गए तो 4, ठीक है। फिर आपका 11 है ना, तो यानी 8 में से 5 गए 3, 34। ओके, 7 में से 1 गया 6, 2, 26। 11 में से 3 गया 8, 2 में से 1 गया 1, 18 और ये 10। ऑल राइट, फर्दर डिफरेंस देखो, इसमें कितना का अंतर है, 10 और 8 में 8 का अंतर है। 18 और 26 में कितने का अंतर है, 8 का अंतर है। 26 और 34 में कितने का अंतर है, 8 का अंतर है, क्योंकि 26 में 10 जोड़ोगे तो 36, ऐसे ही 18 में 10 जोड़ोगे तो 28, 2 कम करोगे तो 26, 8 का अंतर है। अब इसमें 8 जोड़ दो, 8 और 4 12, 1 और 8 और 4 12 हो गया, 3 और 1 4 हो गया। ऐड कर दो 42 को, तो 2 और 1 यहाँ पे 3 आ गया, और 9 और आप 4 करोगे 13 हो जाएगा, 133। यही आंसर है। आओ 21वें प्रश्न में आते हैं। 149 है, 182 है, 218 है, 257 है। डिफरेंस ले लेते हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा तो। 7 में से 8 गया, 7 नहीं 17, 17 में से 8 गया, देखो 8 और 8 तो 16 होता है, यानी 9। और ये आपका यानी ये बच गया 4, 4 में से 1 गया, बचा आप पे 3, 39 बचा, ये तो 0 हो गया। अब 8 में से 2 गया 6, देन 8 में से 2 गया 6, और 21 और 18 में कितने का अंतर है, 3 का। हाँ जी,
ऐसे ही अब 12 में से 9 गया, अगेन आप पे 3 एंड ये आपका 18 हो जाएगा, 17, 33 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितने का अंतर है? 3 का। इसमें कितने का है? 3 का। फिर 3 का जोड़ोगे, 9 और 3 12, 42, 257 में 42 जोड़ दो, 7 और 2 हुआ 9, 5 और 4 हुआ 9, और ये हुआ आपका 2, 299। यही आंसर ठीक है। ये इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। आपको बेसिक पता होना चाहिए कि एटम हमेशा एटम से ही मॉलिक्यूल बनता है, बेसिक साइंस में बता देते हैं, और मॉलिक्यूल से पूरा सेल बनता है, सेल से टिश्यू बनता है। ज़रा सी बायो पढ़ियो, बायो स्टार्ट ही यहीं से होती है, और टिश्यू का ही ऑर्गन बनता है। तो जो बॉडी ऑर्गन बनते हैं उसी से बनते हैं। अब देखो, अब इसका करो DAG, यानी D है आपका 4, जैसे DAG है, फिर FDK है क्वेश्चन मार्क, फिर JJS है, यहीं तक कर लो। ये 4, 4 और 6, 2 जोड़ो। ठीक है, अभी यहाँ मान लो 2 और जोड़ोगे तो 8 आ जाएगा, यानी H में 2 और जोड़ोगे तो J आ जाएगा 10। अब A आपका है 1 में BCD, तो BCD यानी आपका ये 3 का अंतर आ रहा है, प्लस का 3 करोगे, फिर D में EFG हो जाएगा। ठीक है, और फिर G में 3 और जोड़ोगे 10 आ जाएगा, जो कि आपका J हो जाएगा। ऐसे ही इधर भी आप करोगे, G है 7, 8, 9, 10, 11, K आपका 11 ही होता है ना? नहीं, हाँ जी, तो देखो प्लस का 4 हुआ, और 11 में भी प्लस का 4 कर दोगे तो 15 आ जाएगा। HGO, यही आंसर है। नेक्स्ट देखो, इसका करना है। इसमें देखो CGL, फिर GLP, LQU, RVA, फटाफट से। C है 3, 3 के 4, 5, 6, 7, 4 का अंतर है। फिर 7 से 8, 9, 10, 11, 12, 5 का अंतर हो गया। फिर 12 में 18, 6 का अंतर हो गया। अब 7 और जोड़ लो, 18 में 7 जोड़ोगे, 18 में तुम 10 जोड़ो सीधा तो 28 होता है, 3 कम करो तो 25 होता है, यानी Y है, और ये Y सब में दे भी रखा है, यानी यहाँ तक ठीक चल रहा है मामला। अब लास्ट में आप देखो, लास्ट वाला बस चेक कर लो, S अलग है, G अलग है, H अलग है, G अलग है, तो आपको सीधा लास्ट वाला चेक करना चाहिए ना कि ये 12 है, 12 में 13, 14, 15, 16, 4, 16 के 17, 18, 19, 20, 21, 5, 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26 हो जाएगा, मतलब 6 और जोड़ोगे 27 हो जाएगा। और अब इसमें आपने 7 और जोड़ने हैं, तो 7 और जोड़ लो, एक है ना, 7 और जोड़ोगे 8 आएगा, यानी कि YAH, यही आंसर है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई ऑटोनॉमी का लिबर्टी दे रखा है। ऑटोनॉमी, ऑटो मतलब खुद का, ऑटो मतलब खुद का, यानी कि फ्रीडम और कह लो इंडिपेंडेंस। ऑटोनॉमी और लिबर्टी एक जैसे मीनिंग है। फेयरनेस को मिलता जुलता कौन सा वर्ड है? इक्वालिटी है। लेजिटिमेसी नहीं है मैच कर रहा, ये भी नहीं मैच कर रहा, ओनली इक्वालिटी मैच कर रहा है कि सबको एक जैसा ट्रीट करो। और यहाँ हमारा ये कंप्लीट हो जाता है रीजनिंग। देखो वैसे तो ये कंप्लीट हो गई, पर इसमें ना कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको वो एक बार बता देती हूँ, उनके थोड़े स्मार्ट अप्रोच। रीजनिंग में जो सारा मैटर करेगा ना, वो मैटर करेगी आपकी स्पीड मैटर करेगी, तो इसलिए स्मार्ट अप्रोच पे चलेंगे। जैसे देखो, एक ये वाला क्वेश्चन है ना, इसमें मैंने आपको क्या स्मार्ट अप्रोच बताई है। एक तो वही है कि एक तो कई बच्चे एक्स मान के करेंगे, फिर एक्स की वैल्यू 8 निकालेंगे, पहला नंबर दूसरा नंबर। इससे भी छोटा ये है कि आपको सम दे रखा है 136, तो आप ऑप्शन को चेक कर लो कि आंसर जो है वो सम जो है 136 आना चाहिए। एक्स क्यों सॉल्व करना चाहते हो, है ना। और इसके लिए आपको ज़्यादा पेपर पेन की ज़रूरत भी नहीं है। 9 और 9 18 मैंने आपको बताया था, 8 आ जाएगा, तो ये नहीं होगा। 2 और 6 4 मतलब 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, ये भी कट, ये 4 कट। ठीक है, समझ गए ना कैसे करना है कि इक्वेशन वगैरह नहीं बिल्ड करनी, आप सम वाली कंडीशन से चेक कर सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, डिविजिबिलिटी रूल है। अगर रेशो A/B आपको दे रखा है जैसे, तो पहला नंबर जो है वो डिविजिबल होना चाहिए A से, यानी और दूसरा वाला B से। A से कहने का मतलब क्या है, सिंपल मैथ्स वाली बात है। इसमें कहना क्या चाह रहा है कि जैसे पहला 9/8 दे रखा है ना,
तो आप सिर्फ पहले वाले नंबर को चेक करके भी 2 ऑप्शन ऐसे कट कर सकते हो कि भाई ये जैसे पहले वाले सारे नंबर 9 की टेबल में आता है क्या, 69 नहीं आता, ये आता है हाँ जी, ये भी आता है, ये नहीं आता, 2 ऑप्शन कट हो गए। अब दूसरा 8 वाला चेक कर लो सिर्फ इन दोनों में, तो कौन आता है, ये आता ही नहीं है, 8 की टेबल में ये आता है। बस ऐसे ही इतना ही करना था इसमें। दूसरा एक क्वेश्चन रैंकिंग वाला आया था कि 52 मैगज़ीन थी, है ना, मैंने आपको बोला था ना लास्ट में दोबारा कराऊंगी, और मैगज़ीन ए जो है वो 15 थी फ्रॉम द लेफ़्ट और बी थी 20 फ्रॉम द राइट, कितनी मैगज़ीन उनके बीच में लाई करेगी। चलो इसको ज़रा विजुअलाइज करो रो से। जैसे टोटल कैपेसिटी आपको कितनी दे रखी है, 52, टोटल कैपेसिटी 52 है। अब ये पहला है भाई 15 फ्रॉम द लेफ़्ट, यानी 15वीं रैंक लेफ़्ट से है और 20वीं रैंक राइट से है, तो बीच का बता दो। तो ऑक्यूपाइड यहाँ तक 15 तक पोजीशन ऑक्यूपाइड है ना, और ये 20 पोजीशन ये राइट से ऑक्यूपाइड है, यानी टोटल 35 ऑक्यूपाइड है 52 में से। इससे क्या पता चल रहा है कि जो 35 है 52 से कम है, ऑब्वियसली कम है, यानी कोई ओवरलैप यहाँ पर नहीं होगा। कंक्लूड हम क्या करते हैं, कोई ओवरलैप नहीं होगा, एक सिंपल सा ही गैप आएगा, ओवरलैपिंग नहीं होगी। ओवरलैपिंग का सिनेरियो बन भी नहीं रहा है यहाँ पे। तो यहाँ आपको सिंपल सी कैलकुलेशन लगानी है कि टोटल जो कि दे रखी है 52, फिर लेफ़्ट से पोजीशन दे रखी है 15, राइट से दे रखी है 20, ऐड करोगे तो 35, तो बिटवीन वाला आपका सीधा सीधा आ जाएगा 17। कितना आ जाएगा, 17। यहाँ कोई ओवरलैप का चक्कर ही नहीं है, तो आपका पहला 17 डायरेक्ट यहीं से आ रहा है। दूसरा शॉर्टकट क्या है रैंकिंग का, जब भी बिटवीन केस वाला आए कि आपको डिसीजन, जैसे आपने कंपेयर कर दिया, लेफ़्ट और राइट ले लिया और टोटल के हिसाब से उनको वो कर दिया। मान लो कि अगर लेफ़्ट और राइट जो हैं वो लेस देन टोटल आ रहे हैं, तो आपने करना है टोटल माइनस लेफ़्ट प्लस राइट, ये तो हो गया तब। अब आप बोलो कि एक बारी को ज़्यादा आ गए, फिर ओवरलैप वाला केस हो गया, तो कैसे बिटवीन का निकालोगे, तो आप करोगे लेफ़्ट और राइट, लेफ़्ट प्लस राइट माइनस टोटल एंड -2। अगर ओवरलैपिंग वाला केस आ गया तब आपको माइनस टोटल और -2 करना है। डोंट फॉरगेट कि -2 जो है वो ओवरलैप केसेस आएगा, ताकि हम ओवरलैप यानी कि ए और बी एक दूसरे के से ओवरलैप ना हो जाए। यानी पोजीशन अगर आप वो करो, लेफ़्ट से भी देखो राइट से भी देखो, तो ये ना हो कि राइट से पोजीशन जो आ रही है और लेफ़्ट से जो आ रही है वो एकदम ओवरलैप सी कर गई हैं। उसके लिए आपने चेक कैसे करना है कि अगर लेफ़्ट प्लस राइट जो है वो लेस देन टोटल आए, तब तो ठीक है, टोटल माइनस लेफ़्ट माइनस राइट बिटवीन आ जाएगा, बिटवीन वाला केस समझ रहे हो। और अगर वो ओवरलैप कर जाए यानी ग्रेटर देन टोटल आ जाए, तो लेफ़्ट प्लस राइट माइनस टोटल एंड -2 कर देना। सो आई होप आपको स्ट्रैटेजी समझ में आ गई कि भाई अर्थमेटिक वाले केस में क्या करना है, एक्स यूज़ नहीं करना। और वैसे क्या स्ट्रैटेजी है, वैसे यही स्ट्रैटेजी है सिंपल सी, कि आपको लॉजिक देखना है कि टोटल वर्सेस लेफ़्ट प्लस राइट को चेक करना है। सो रीजनिंग का बेस्ट तरीका यही है कि आपको क्या वर्क हार्ड नहीं करना है, इसमें ध्यान से देखना है और वर्क स्मार्ट करना है। ठीक है जी। तो हमारा मॉक का एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने ब्लड रिलेशन सीखा, कोडिंग डिकोडिंग एंड बहुत कुछ सीखा है। ब्लड रिलेशन, सीरीज, पैटर्न ईजी थे सब। एंड मैंने आपको साथ साथ परफॉर्मेंस भी बताई कि कितना क्वेश्चन डिफ़िकल्ट कहाँ पर है, कितने % बच्चों ने सही किया। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।